इंटरनल न्यूट्रिशन कि ये क्या होती है और इसकी जो ज़रूरत है क्यों पेश आती है, हम थोड़ा सा इसको बारे में बताएंगे आप लोगों को कि इंटरनल न्यूट्रिशन मोस्टली तब स्टार्ट की जाती है जब ओरल इनटेक जो है ना लिया जा सके किसी सर्जरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या डिजीज़ की वजह से। तो हम वन बाई वन देखेंगे कि इसकी इनके कैसे यूज़ होती है, कि कौन से मेथड हैं और कौन से फार्मूलाज वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मीन के एक तो कॉमन चीज़ है कि ओरल इनटेक नहीं ले रहा, लेकिन दूसरी है कि कौन सी टर्म एंड कंडीशन है जिसकी बेस पे हम जो है इंटरनल न्यूट्रिशन स्टार्ट कराएंगे। वो ये है कि सबसे पहली बात कि अगर कोई पेशेंट है वो मॉल नरिश है और ये एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 5 से 7 डेज तक जो है वो ओरल इनटेक नहीं ले सकेगा, तो फिर हम उसे मीन के ट्यूब फीडिंग या इंटरनल न्यूट्रिशन स्टार्ट कराएंगे। इनके वो नेक्स्ट 5 से 7 डेज तक ओरल इनटेक नहीं ले सकेगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक नरिश्ड मैन है, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोमा में जाने की वजह से या इनके एक्सीडेंट की वजह से अगर वो इनटेक नहीं ले सकता, नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो 7 से 9 डेज तक जो है वो इनटेक ओरल इनटेक नहीं ले सकेगा, तब भी ये स्टार्ट कराई जाती है इनके ट्यूब फीडिंग या इंटरनल न्यूट्रिशन 7 से 9 डेज। इसके बाद थर्ड जो कंडीशन है वो है गट फंक्शनैलिटी। अगर जो हमारी गट है वो फंक्शन नहीं कर रही, तो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, तो तब भी हम इनके ट्यूब फीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये सर आपने ऊपर कौन सी बताई है? ये बताइए कि मीन के नरिश्ड है लेकिन किसी तरह का अगर उसे इशू है, मीन के वो माल नरिश नहीं है लेकिन वो कोमे में एक्सीडेंट की वजह से या किसी सर्जरी की वजह से अगर नहीं ले सकता मोर देन 7 से 9 डेज तक, तब भी हम इंटरनल न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। फिर गट फंक्शनैलिटी अगर नहीं है, मीन के लो गट फंक्शनैलिटी कह सकते हैं या डिस्टर्ब कह सकते हैं, तो तब भी जो है ये स्टार्ट कराई जा सकती है। फोर्थ इसकी कंडीशन है मीन के वो है कि ट्रॉमा या मीन के सर्जरी या मीन के बर्न्स, जैसे किस तरह का जिस्म कोई पार्ट जल जाता है इवन के माउथ वगैरह, तो तब भी वो हम उससे ट्यूब फीडिंग पे ले जाते हैं। बर्न्स एंड ट्रॉमा ETC मीन के ये कॉमन कंडीशन है जब हम इसे स्टार्ट करा सकते हैं फीडिंग्स को, ट्यूब फीडिंग्स को। फिर इसमें ये होता है कि ठीक है ये कंडीशन हैं या मीन जब स्टार्ट कराया जा सकता है, इन कंडीशन के बावजूद ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसे स्टार्ट नहीं करा सकते, उसे कहा जाता है कंट्रा इंडिकेशंस। ये मीन के इंडिकेशंस हैं कि इस पे हम ये स्टार्ट कराएंगे, तो सर होता है कंट्रा इंडिकेशन से जिसमें स्टार्ट ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन वो अगर प्रॉब्लम्स देखे जाएं तो वो तब नहीं कराई जा सकती। इसमें दूसरी एक और भी है, फिफ्थ जिस पे स्टार्ट कराना चाहिए, वो है इनिशियल मीन के अडॉप्टिंग शॉर्ट बोल सिंड्रोम। इनिशियली अडॉप्टिंग शॉर्ट बोल सिंड्रोम। इसमें ये है कि अगर इनिशियल स्टेज पे है शॉर्ट बोल सिंड्रोम और वो रिकवरी स्टेजेस पे है, जिसे रिकवर किया जा सकता है मीन के या रिकवरी होने के चांसेस हैं, तब भी मीन के ट्यूब फीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि हम क्यों आप इसको स्टार्ट नहीं करा सकते, मीन के अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत होने के बावजूद भी कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स, कौन से इंडिकेटर्स हैं जो इसको स्टार्ट नहीं करा जाता, उसे कहा जाता है कंट्रा इंडिकेशंस।
कंट्रा कंट्राइंडिकेशन में सबसे पहले आती है शॉर्ट बोल सिंड्रोम। अगर शॉर्ट बोल सिंड्रोम का पेशेंट है, इंडिकेशंस को डिफाइन कैसे करें? इंडिकेशन से मुराद है ये है कि इंडिकेशन, ऐसी इंडिकेशन जो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम को बढ़ा सकती हैं, या ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से अगर ये उसको स्टार्ट किया जाए, ऐसे इंडिकेटर्स जो उसमें मजीद उसे सॉल्व करने की बजाय उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसे कंट्राइंडिकेशन कहा जाता है। अब शॉर्ट बॉल सिंड्रोम, पहली बात यह है कि शॉर्ट बॉल सिंड्रोम क्या है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कॉर्ड है वो फंक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो, उसमें अगर न्यूट्रिएंट की ऑब्जॉर्प्शन ना हो रही हो, या इनके डिसफंक्शनैलिटी कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उस डिजीज को शॉर्ट बॉल सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अलावा इनके शॉर्ट बॉल सिंड्रोम में है और अगर बोल ऑब्स्ट्रक्शन, जो मीन के हमारी एलिमेंट्री कनाल है उसमें अगर किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट्स है या क्लॉगिंग हो रही है, या कोई पॉलिटिकल मीन के जो फूड है वो पास करने में प्रॉब्लम है, तब भी हम उसे स्टार्ट नहीं करेंगे। मीन के अगर आपने ट्यूब फीडिंग स्टार्ट करा दी है और मीन के जो एलिमेंट्री कनाल है वो किसी तरह से ब्लॉक है, तो अल्टीमेटली मीन के बैक टू स्टोमक या बैक टू माउथ आएगी फूड, तो मीन के और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा है हार्ट पे इलिस। इलिस ऐसी कंडीशन होती है कि हमारी जो एलिमेंट्री कनाल है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट नहीं हो रही होती। जब अगर मसल्स की मूवमेंट नहीं हो रही, किसी तरह का इशू है, तो क्योंकि मूवमेंट की वजह से ही बोलिस जो है ना वो पास हो रहा होता है, तो मूवमेंट नहीं हो रही तो वही ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन आ जाएगी, तब भी जो है हम इसे स्टार्ट नहीं करा सकते। इसके अलावा है मीन के स्वीयर इलनेस, जैसा कि पेंक्रियाटाइटिस है, अगर अनकंट्रोल पेंक्रियाटाइटिस है तब भी स्टार्ट नहीं करेंगे। पेंक्रियाटाइटिस आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हाँ, अगर ये है अनकंट्रोल बहुत ज़्यादा है तो तब भी हम इसे स्टार्ट नहीं कराएंगे। इसके अलावा जो चीज़ है ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, बोल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर मीन के किसी तरह की मीन के डेथ स्टेज पे है, वो मीन के ऐसे कह लें टर्मिनल ऑफ इलनेस, मीन के अगर पेशेंट को पता है कि वो बचने के चांसेस कम हैं, तो तब भी ये स्टार्ट नहीं कराएंगे। और अगर ट्यूब अवेलेबल नहीं है तो तब भी इसे स्टार्ट नहीं कराया जा सकता। मीन के ये कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं जो मीन के लास्ट पे हमने क्या लिखा है कि टर्मिनल इलनेस, तो तब भी इसे स्टार्ट नहीं कराएंगे। अच्छा, अब ये है कि हमने स्टार्ट कर दी, इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, अब हमने ट्यूब फीडिंग स्टार्ट करानी है। ट्यूब फीडिंग मोस्टली जो है ये वैसे ये फॉल्ट टोटल पूरा का पूरा डाइटिशियन के पास होता है, इनके जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं या इंटरनेशनली, लेकिन यहाँ हमारे हॉस्पिटल में इसे डॉक्टर की वो कर रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारे न्यूट्रिशन प्रोफेशनल हैं उनको पता भी नहीं है इनको, और ये बहुत ज़्यादा एक वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें उनके फार्मूलेशन है, इसकी ट्यूब के साइज़ है, फिर उसके मेथड हैं, तो इनकी पूरी स्किल्स और एक ट्रेनिंग ज़रूरी है। एक ट्रेंड पर्सन जो है ना उसे डील कर सकता है। मीन के ये एंट्री वगैरह इन तमाम चीज़ों को देखना, और देखने के बाद जो है उसको फिर डिसाइड करना कि कौन सी न्यूट्रिएंट देने हैं और कितनी मिकदार में देने हैं। तो लेकिन ये एथिकली या स्टडी के लिहाज से देखा जाए तो ये पार्ट जो है वो न्यूट्रिशन का है,
लेकिन डॉक्टर मोस्टली देख रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के इनटेक वगैरह कर रहे होते हैं या उनको ये चीज़ें पता होती हैं कि लेस वगैरह या बोल सिंड्रोम या किसी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है, तो उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। ये चीज़ें हमें भी पता होना चाहिए। लेकिन डाइट मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पे आईसीयू रूम में जो दे रहे होते हैं, या ग्लूसरना दे रहे हैं या पीडियाश्योर दे रहे हैं इस तरीके से, या सम टाइम कोई पेशेंट जो है ना ब्रॉथ वगैरह दे रहे होते हैं। लेकिन वहाँ एज ए डाइटिशियन हमें एक बैलेंस डाइट बना के देनी है। अक्सर हम देख रहे होते हैं जो पेशेंट हैं, क्योंकि एक कंट्रोल सिस्टम ना होने की वजह से जो है ना हम रिकमेंड कर देते हैं हमें 10,000 या 1200, लेकिन जो एथिकली या एज ए डाइटिशियन जो इंटरनेशनल रूल हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को असेसमेंट की बुक में हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी देखी जाती है और साथ इन्फेक्शन फैक्टर भी हम ऐड करते थे। तो जैसा अब आप लोग कह रहे थे कि वो अगर एक पेशेंट है सर्जरी के बाद 2000 किलो कैलोरीज की उसे कम देंगे, जो हम एथिकली या उसकी नीड के मुताबिक कहीं भी नहीं है कि हम उसे कम देंगे। लेकिन हमने एक कल्चर इस तरह से बनाया हुआ है, हमारे पास एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, अच्छा नॉलेज नहीं है, एक सेटअप ना होने की वजह से जो है ना फिर हम इतना दे रहे होते हैं कि कुछ ना देने से बेहतर है। लेकिन जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये ज़रूरी है, जो उसकी नीड बनती है उसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस के बाद उसकी पूरी नीड के मुताबिक उसे एनर्जी प्रोवाइड की जाए, और वो इस तरीके से की जाए आप लोगों को पता हो कि किसी तरह कोई रीफीडिंग सिंड्रोम ना हो उसे, किसी तरह की जो है ना डिस्टेंशन ना हो उससे, और किसी तरह का कोई पेन वगैरह ना हो, और मीन के साथ डायरिया वगैरह है वो चीज़ें भी ना हो, और मीन के कॉम्प्लिकेशंस को मीन का काम भी यहीं से शुरू होता है न्यूट्रिशनिस्ट का। लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने वाला। हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि इसको जो इंटरल और पेरेंटल न्यूट्रिशन है इसके बाकायदा लॉन्च किया जा सके, ताकि जो जितने भी इंडोर पेशेंट हैं, ख़ासतौर पे जो होम केयर पे होते हैं, ओल्ड पेशेंट, वहाँ इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। लेकिन जितनी काफ़ी हद तक आप लोगों की इस लेक्चर में भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इनिशियली कि इसको कैसे रूट इसके कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें दी जा सकती है, इसके आगे फार्मूलेशन वगैरह वो बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, उसको हम बाद में करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये कुछ इंडिकेशन थी या कंट्रा इंडिकेशन जो हमने डिस्कस की। इसके बाद ये होता है कि हमने डिसाइड कर लिया कि आप ट्यूब लगानी है। उसमें जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है कि उनके रूट, कि किस रूट से जो है ना लगानी है। तो रूट से पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आती है कि कैलकुलेशन के मीन के आया कि जो हम दे रहे हैं फूड उनको प्रॉपर कैलकुलेट करके, क्योंकि जितनी भी फूड है ये सेमी सॉलिड या लिक्विड की सूरत में हमने देनी होती है, मीन के सॉलिड नहीं देना होता। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे वाटर रिस्ट्रिक्शन होती है, मीन कि आप जो वाटर पानी है मीन के कैलोरीज आप दे सकते हैं जितनी भी हों, आप उसे ऐसे कहने के एनर्जी डेंस फूड दे सकते हैं, लेकिन वाटर की मैक्सिमम जो है ना वो इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए 1500 मिलीलीटर से। तो मीन के मैक्सिमम वाटर इनटेक कितना हो, तो जब वाटर इनटेक को देखना हो लिक्विड को, तो फिर कैलकुलेशन करनी होती है उसकी एनर्जी के मुताबिक। उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों से मेथड शेयर करूँगा कि अगर एक पेशेंट है और उसको वाटर इनटेक हम कहते हैं कि 1500 मिलीलीटर देना है और 2000 किलो कैलोरीज, और ये सबसे पहली चीज़ ये हमें डिफाइन करना ज़रूरी है इन दोनों चीज़ों को। एक चीज़, और थर्ड चीज़ जो हमने देखनी है वो है कि दिन में कितनी बार देनी है फूड, टाइम इंटरवल, मीन कि अगर कितने, या ऐसा कह लें कि कितने घंटे बाद देनी है। अगर 4 आवर के बाद देनी है तो 24 डिवाइडेड बाई 4 8 आएगा, 6 मीन के हमने ये डिसाइड करना है कि एक टाइम में, क्योंकि कितनी फूड हमने देनी है उसे, तो हम उसको डिसाइड करने के लिए हम कहते हैं कि हर 4 घंटे बाद उसे फूड देनी है। तो हमने देखेंगे कि जो हमने ये एनर्जी है उसे इक्वल रखना है, ना इसे इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है। फिर हम इसे डिवाइड करेंगे, पहले सबसे पहले कि कितने टाइम देनी है, कितने टाइम बाद, वो मीन के 6 टाइम में डे देनी है। फिर हम इसे तयन करेंगे कि एक टाइम में कितनी देनी है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसका सबसे जो तरीका होता है वो ये है कि लिक्विड एक्सीड ना करे,
तो लिक्विड एक्सीड ना करने की वजह से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि प्रोटीन कितने ग्राम जाएगा, फैट कितने ग्राम जाएगा और प्रोटीन कितने ग्राम जाएगा। तो उसके लिए हम और सबसे पहले इसके लिए हमें परसेंटेज पता हो, कि पहले परसेंटेज पता हो फिर हम प्रोटीन उनके ग्राम्स निकालेंगे। हम कहते हैं कि 30% जो है वो प्रोटीन है, 40% जो है फैट है और 30% जो है कार्बोहाइड्रेट्स है। इनके मोस्टली जो है फूड में के रिकमेंडेशन नहीं है ये, लेकिन एज ए डाइटिशियन एज ए न्यूट्रिशन उनकी कंडीशन को देखते हुए प्रोटीन और फैट को ज़्यादा रखा जाता है। एक ताकि उनकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, दूसरा जो एंटीबॉडीज़ बनने का प्रोसेस है या मीन के प्रोटेक्शन है बॉडी की इम्यूनिटी वगैरह की, उसे बूस्ट किया जा सके। इसी वजह से प्रोटीन और फैट की मिकदार एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है। तो ये है मीन के अब हम निकालेंगे इसकी कैलोरीज के 2000 में से जो है ना 30% ये निकाल कैलकुलेट करें। और प्रोटीन और फैट वो भी 600 आएगा। अच्छा, अब ये हमने कैलकुलेट कर ली कि इतनी कैलोरीज जो है हमने प्रोटीन से देनी है, इतनी फैट से। यस सर, ये जो इंटरनल न्यूट्रिशन होती है मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होती है। हाँ, लिक्विड सेमी लिक्विड। तो आपने वाटर जो रिस्ट्रिक्ट किया है वो हम कैसे करेंगे? वाटर को एडजस्ट करना होता है ना। वाटर जो 15 है ना, उसमें कैलोरीज जो आपने सोर्स देना है ना मीन के प्रोटीन, वो पूरी मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि कितनी कैलोरीज देनी है, फिर आपने फैट वाटर उसको पहले आप फूड लेंगे जो मीन के आप सोर्स कर रहे हैं, उसके बाद वाटर ऐड करेंगे। जब फूड के सोर्सेज ऐड करेंगे तो उसकी भी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। क्या वाटर इनटेक उसका करने का जो तरीका है ना सबसे वो ये है कि सबसे पहले इसी वजह से ग्राम जो भी फूड है ना आपने बीकर में दी, वैसे ये कैलकुलेटेड मिलते हैं फार्मूले कैलकुलेशन, लेकिन अगर आप होम बेसिस पे या खुद बना के दे रहे हैं ना तो उसका तरीका ये है कि आपने बीकर लिया, बीकर में सबसे पहले जो फूड मीन के हमने कहा प्रोटीन एक टाइम जो है ना 10 ग्राम आएगी, फैट 10 ग्राम आएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 15 ग्राम आएंगे, जो भी उसका सोर्स है उसको आप बीकर में ऐड करेंगे। और हम ये 1500 हमने कहा वाटर है और हमने देनी है 6 मील, तो इसको डिवाइड कर दें 6 पे, तो एक टाइम में कितना मील के लिक्विड जाना चाहिए? 250। अब ये नहीं है कि पहले हम 250 वाटर ऐड करेंगे, मीन के उसका वॉल्यूम टोटल का 15 ही रखना है हमने। इसी वजह से पहले हम फूड ऐड करेंगे। फर्ज करें जो हमारे पास फूड है वो 200 तक है, 200 मिलीलीटर, तो यहाँ 200 माइनस 250, तो फिर हम जो एक्स्ट्रा वाटर ऐड करेंगे वो 50 ml करेंगे, बाकी वो मीन के सारा वाटर ही कंसिडर किया जाएगा जितना भी उस फूड का जो वॉल्यूम होगा। आप यही कहना चाह रहे थे ना कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, इसका ये तरीका ये मीन के एंड पे था, लेकिन आपने पूछ लिया पहले बता दिया। इसके अलावा आप कैलकुलेशन है मीन के इनके ग्राम निकालने हैं हमने, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। प्रोटीन इसको 4 से डिवाइड करें, इसको 4 से डिवाइड करें, इसे 9 से डिवाइड करें, इनके ग्राम निकालें 150 और 89 150। अब मीन के हमने पूरे दिन में जो है ना 150 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट देनी है, 150 ग्राम प्रोटीन देनी है और 100 मीन के 89 ग्राम जो है वो फैट देना है। अब हमारा जो दूसरा स्टेप होता है वो ये है कि इन तमाम ग्राम्स को हम मीन के 6 मील बना रहे हैं ना, 6 मील पे हम डिवाइड करेंगे, दोबारा इसको 6 पे डिवाइड करेंगे। मीन के अगर हर 4 घंटे, ये जरूरी नहीं है 6 मील पे, अगर आप हर 4 घंटे के बाद दे रहे हैं तो फिर 6 पे डिवाइड करेंगे, अगर आप हर 8 घंटे के बाद दे रहे हैं तो फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, अगर 6 घंटे के बाद दे रहे हैं तो उस पे 4 पे डिवाइड करेंगे। मीन के वो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन से डिवाइड करना है जो इंटरवल है उस पे।
आप इनके ग्राम निकालें। 25 इसका 25 आ रहा है, और इसका 15 होगा, 14.8 25 15 कर लिया है इसका, 14.8 आ रहा है ना, तो 15 15 25 25। अब हमने लिक्विड कितना किया था? 250 250। अब मीन की एट ए टाइम जो हमने उनको क्या फूड देनी है 250। अब 250 इसको मैनेज करना है, इससे उसको वॉल्यूम को मेंटेन रखने के लिए फिर हम देखेंगे कि वाटर कितना है। तो इसको प्लस ये तो टोटल हो गया ना कि जो उसकी फूड है, इसको मैनेज करना है इससे। इसको मैनेज करें सबको। 225 225 नहीं, ऊपर वाले ऊपर वाले पे 225 है, ये 235 होगा। 225 235 जी 225 225 मीन के ये क्या है हमारे पास जो हम फूड ऐड करेंगे, जो उसका वॉल्यूम है फूड का, वो ये होगा हमारे पास। मीन के पानी जो है हम ये ऐड करेंगे। पहले हम फूड ऐड करेंगे 25 ग्राम बीकर में, मीन के 25 हमने ये ऐड की, 15 ये ऐड की, 25 ये ऐड की। इसको ऐड करने के बाद टोटल में से अब ये निकालें कितना है 65। ये हमारे पास कितनी है 65। और हमने पानी का ये मीन के सेपरेटली किया है, लेकिन टोटल जब करेंगे ना एक अलग अलग करें तो मीन के उस तरह करनी है, लेकिन एक बीकर में जब इकट्ठा करेंगे तो 65 माइनस 250 करें। 185 बीकर में सबसे पहले ये फूड देंगे, मीन के जो प्रोटीन का सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, फैट का, फिर उसमें 185। एक तो तरीका कैलकुलेशन है, इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे जो बीकर होता है ना, आप फूड ऐड करने के बाद उसमें नंबरिंग दी हुई होती है। जैसे ही, क्योंकि हमने वॉल्यूम 250 से इंक्रीज नहीं करना, अगर फर्ज करें कि अगर आपके पास बीकर नहीं है, ये उस लिए है कैलकुलेशन, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बीकर मौजूद है तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है कि कितनी ग्राम है, जितना भी वो सारी की सारी आप नीचे बीकर में ऐड करें। बीकर में ऐड करने के बाद जब वो वॉल्यूम उसमें फिर पानी डालते जाएं, जितना भी हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है उस जब 250 पे आ जाए स्टॉप कर दें। तो मेन के इस तरीके से इनकी कैलकुलेशन है और जो हमारी प्रोटीन और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। एनी क्वेश्चन? अंडरस्टैंड? यस सर। समझ आ रही है? क्या थी? पहले हमने फूड ऐड कर दिया है, लेकिन उसके बाद जब हमें टोटल वॉल्यूम बढ़ाना है वो 250 मिलीलीटर तक बढ़ाना है। हाँ, पानी ऐड करना है। पानी ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उनकी परसेंटेज उसकी एनर्जी के मुताबिक कैलकुलेट करनी है। ये फूड जो है, फिर अब हमारे पास एक फार्मूला बन गया। फिर हमारे पास आती है कि हमने इसको पुट कैसे करना है, कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं, हम इनके कौन कौन सी जो डायरेक्शंस हैं, सेक्शन ऐड किए, कहाँ से हम ट्यूब जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि ट्यूब कहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके है कि अगर है आपने ट्यूब इंसर्ट करनी है और आपको पता है कि 1 मंथ से 4 वीक से कम होगी। सर रूट्स है ना, रूट्स पढ़ रहे हैं। हाँ, रूट्स पढ़ रहे हैं। अगर है कि 4 वीक से कम के लिए, तो उसके लिए 3 रूट इस्तेमाल होते हैं। एक है 4 वीक्स है, ये इंटरवल है इसका नहीं, 4 वीक्स मीन के आप ट्यूब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जैसे पेशेंट की जो है ना कंडीशन नज़र आ रही होती है कि पता होता है कि कोई सर्जरी है या कोई ट्रॉमा है, ये विद इन फ्यू डेज जो है ना रिकवर हो जाएगा। जैसे हमने कहा मॉलनरिश पेशेंट था, और हमने पहले जो जिक्र किया कि अगर हमें लग रहा है कि 5 to 7 डेज से ज़्यादा लग सकता है इसको ओरल इनटेक देने में, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा 10-15 दिनों में जो है ना वो ओरल इनटेक पे आ सकता है। तो इसी तरह से पता चल रहा होता है कि कितनी दिनों में जो है ना वो नॉर्मल डाइट पे आ सकता है।
अगर कंडीशन सही है, मीन के इतनी स्वेयर नहीं है, एक्यूट नहीं है, तो फिर हम उसको ये 3 मेथड जो है ना यूज करते हैं। इसमें गैस्ट्रोस्टोमिक और इसके अलावा है ओरोगैस्ट्रोस्टोमिक, सॉरी नेजोगैस्ट्रिक, तो ये गर्दन है। हाँ नेजोगैस्ट्रिक है, ओरोगैस्ट्रिक है, और दूसरा है थर्ड पे नेजोएंट्रिक। मीन के अगर 4 वीक से कम है तो ये 3 रूट इस्तेमाल किए जाते हैं। नेजोगैस्ट्रिक में से मीन के नाक से नाली गुजारी जाती है और ये स्टोमक पे इंसर्ट की जाती है, और इसको देखने के लिए मोस्टली स्टेथोस्कोप भी यूज किए जाते हैं, रेडियोलॉजी या दूसरी टेक्निक्स भी यूज होती हैं। इसके अलावा ओरोगैस्ट्रिक अगर नेजोगैस्ट्रिक, क्या चीज, इसका फिर से रिपीट। नेजोगैस्ट्रिक जो है नाक से गुजारी जाती है और स्टोमक में इंसर्ट की जाती है, और इसका जो साइज होता है मोस्टली वो होता है 5 से लेकर 10 F फेंच यूनिट। मीन के इनका जो यूनिट होता है, इनकी ट्यूब की साइज का फेंच यूनिट इस्तेमाल होता है। जो नेजोगैस्ट्रिक है या ओरोगैस्ट्रिक है, तमाम ये तकरीबन एक साइज की जो है ना ट्यूब इस्तेमाल हो रही होती हैं, 5 से 18 के दरमियान इसी रेंज में यूज हो रही होती है। और फेंच जो यूनिट है इसका, वो एक फेंच जो है ना 1/3 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये साइज है। हाँ, एक उसका वॉल्यूम है ट्यूब का 1/3 मिलीमीटर में। नेजोगैस्ट्रिक है और ये होती है, इसे प्री पाइलोरिक ट्यूब भी कहा जाता है। इसे प्री पाइलोरिक इस वजह से कहा जाता है कि जो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है उससे पहले इसे जो है ना इंसर्ट किया जाता है, मीन के स्टोमक में ही इंसर्ट किया जाता है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा ओरोगैस्ट्रिक अगर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब किसी तरह इंसर्ट नहीं की जा सकती, कोई मीन के सर्जरी है या किसी तरह कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर जो है ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है ना इंसर्ट की जाती है। ये भी प्री पाइलोरिक है, प्री पाइलोरिक होती है। और इसके अलावा है नेजोगैस्ट्रिक मीन के ये होती है पोस्ट पाइलोरिक। मीन के ये नाक से गुजारी जाती है, लेकिन जो इंसर्ट करने की इसकी पोजीशन होती है वो मीन के इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना इंसर्ट की जाती है। यूं देखें कि अगर हमने जो हमारे पास एसोफेगस है नोज से यहाँ इंसर्ट की गई है, अगर वो यहाँ पे आके खत्म हो रही है स्टोमक पे, तो ये प्री पाइलोरिक है। यहाँ पे होता है वॉल, जो इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो स्टोमक को अलग करता है। अगर इसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर इंसर्ट की जाए तो उसे पोस्ट पाइलोरिक कहा जाता है। तो होगी तो नेजोगैस्ट्रिक है ना? क्या चीज? होगी तो नेजोगैस्ट्रिक। हाँ है, नेजोगैस्ट्रिक मीन के नाक से गुजारी गई, लेकिन नेजोगैस्ट्रिक नहीं है वो। मीन के वो नाक से तो गुजर रही है, लेकिन जहाँ एंड हो रही है ना उसका नाम उस हवाले से, इसी वजह इंट्रिक। नेजो इंट्रिक मीन के नेजो नाक से इंटर हो रही है, लेकिन इंट्रिक पोस्ट पाइलोरिक है। मीन के स्टोमक में नहीं है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना इंसर्ट की वो जाती है। नेजोगैस्ट्रिक जो होगी वो प्री पाइलोरिक है। हाँ वो प्री है, और ये पोस्ट है। अच्छा वही ना। ये भी तो प्री में आती है, ओरोगैस्ट्रिक। ओरोगैस्ट्रिक भी प्री में है और नेजोगैस्ट्रिक भी प्री में है, और जो नेजो इंट्रिक है वो पोस्ट पाइलोरिक है। अंडरस्टैंड? इन तमाम में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ये हैं कि जो पहले नेजोगैस्ट्रिक है या ओरोगैस्ट्रिक है, इसमें एस्पायरेशन के चांसेस या क्लॉगिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन पहले जो फर्स्ट में, इसमें नेजोगैस्ट्रिक में भी चांसेस होते हैं, लेकिन उनकी निस्बत कम है। मीन के नेजोगैस्ट्रिक में जो एस्पायरेशन के या क्लॉगिंग के चांस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नेजो इंट्रिक। और नेजो इंट्रिक मीन के फ्लेक्सिबल होती है और इजी टू मूव होती है। तब इसे यूज किया जाता है जब ये दोनों काम ना कर रही हों, और इनका साइज जो होता है वो सवाल होता है। ये दोनों का मिक्स हो गया, अलग अलग हो जाएंगे। सर कौन सा प्री पाइलोरिक जो होती है वो क्या कोज करती है? एस्पायरेशन एंड क्लॉगिंग। नेजोगैस्ट्रिक से भी हो सकती है क्लॉगिंग, मीन के ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है किसी भी एलिमेंट्री कैनाल में,
तो इससे लेकिन वो कम होती है एज कम्पेयर टू ओरोगैस्ट्रिक एंड नाइजोगैस्ट्रिक की निस्बत जो है ना जो दूसरी नाइजो इंट्रिक है उसमें एस्पिरेशन के चांसेस कम होते हैं। और ये फ्लेक्सिबल होती है। हाँ ये एंड वाली जो है ना फ्लेक्सिबल होती है और इसका वॉल्यूम भी कम होता है और जो इसमें इंटर करने का जो साइज है फूड का वो भी मीन के साइज उसका भी कम होता है क्योंकि स्टोमक में जो फूड ऐड की जा रही होती है वहाँ क्रशिंग वगैरह मीन के फूड एब्जॉर्ब होती है तो लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है लेकिन वहाँ मिक्स नहीं होती फूड। तो इसी वजह से जो है जब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है तो वहाँ एहतियात ज़्यादा बढ़ जाती है। ये है मीन के नॉर्मल अगर ऐसे पेशेंट के लिए है जिसमें इजीली जो है फूड इंसर्ट भी की जा मीन के ट्यूब इंसर्ट भी की जा सकती है और ज़्यादा इल भी नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट की जो हालत है वो ज़्यादा नाजुक है और इल पेशेंट है और ये तस्वर किया जाता है कि वो 6 वीक से ज़्यादा अरसे तक ट्यूब रहेगी तो उसके लिए मीन के मोर देन 6 वीक तो उसके लिए जो है वो 3 मेथड होते हैं। उसमें पहले है गैस्ट्रोस्टोमी, What is this, sir? मैं बताऊँ या अगर मीन के 6 वीक से ज़्यादा है तो ये 3 जो रूट्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। एक है गैस्ट्रोस्टोमी, इसमें सर्जरी की जाती है स्टोमक के डायरेक्ट एब्डोमेन पे जो है ना सर्जरी के जरिए ट्यूब जो है इंसर्ट की जाती है स्टोमक के अंदर। एक मिनट सर एब्डोमेन में हाँ एब्डोमेन से मीन के स्टोमक एग्जैक्ट स्टोमक की प्लेस से जो है ना उसके ऊपर सर्जरी की जाती है और सर्जरी करने के बाद जो है ना ट्यूब स्टोमक में इंसर्ट की जाती है। दूसरे जेजिनोस्टोमी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजिनल पार्ट में जो है ना इंसर्ट की जाती है ट्यूब। क्या चीज वो भी सर्जरी करें। इसके अलावा है ट्रांस गैस्ट्रिक जेजुनोस्टोमी, इसमें ये होता है कि सर्जरी जो है वो उसकी की जाती है स्टोमक से मीन के स्टोमक से पास होने के बाद जैसे मीन के नाक से या मुंह से पास होने के बाद ओपन होती थी स्टोमक में, तो इसी तरह से ट्रांस गैस्ट्रिक जेजुनोस्टोमी में ये होता है कि पास जो होगी ये स्टोमक से होगी लेकिन वहाँ इंसल्ट नहीं होगी लेकिन वो ओपन जो भी फूड इंटर की जाएगी वो ओपन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजिनल पार्ट में। तो इसी वजह से ट्रांस गैस्ट्रिक जेजुनोस्टोमी कहा जाता है। इसमें लास्ट वाली में ये होते हैं कि जो सर्जरी है वो स्टोमक पे की जाती है, जो मीन के ट्यूब है इंटर स्टोमक से ही की जाती है लेकिन स्टोमक में ओपन नहीं होती है, ये ओपन जाके होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इन तमाम ट्यूब को यूज करने के जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसमें यस सर फर्स्ट वाली ओपन स्मॉल इंटेस्टाइन के सर ये सेकंड लास्ट वाली ओपन जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सर सेकंड वाली रिपीट कर दें। सेकंड वाली जो है जेजिनोस्टोमी जो है नाम से पता लग रहा है वो इनसाइड मीन के ऑपरेशन इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सादा पढ़ा रहा हूं मैं आपको। यस सर सादा आगे सर सर फर्स्ट वाला रिपीट कर दे फर्स्ट चुप करो। अच्छा सर पहले सेकंड का वेट किया जाता है और फिर इसमें यह है कि अगर पेशेंट को देखना हो कि अगर जो ट्यूब है इंसर्ट होगी 6 वीक से ज्यादा तो फिर ये 3 मेथड यूज करते हैं। एक होता है गैस्ट्रोस्टोमी और दूसरा है जेजिनोस्टोमी और दूसरा है ट्रांस गैस्ट्रिक जेजिनोस्टोमी। गैस्ट्रोस्टोमी में ये होता है कि डायरेक्ट ऑपरेट करके छोटा सा ऑपरेशन, कोई बड़ा ऑपरेट नहीं होता, इनके आप ऑपरेट करने के बाद डायरेक्ट स्टोमक के ऊपर एब्डोमेन के ऊपर नहीं के स्टोमक के ऊपर एब्डोमेन में, ये एब्डोमेन में ही होता है स्टोमक। हाँ
राइट, वहाँ पे आप लोगों ने इंसल्ट करनी है ट्यूब। सर आगे ओपन भी ये स्टोमक में ही होती है, और दूसरी है जेजुनल स्टोमक, इसका जो ये भी एब्डोमेन में ही ऑपरेट होगा, लेकिन ऑपरेट कहाँ पे होगा, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है ना कि स्टोमक है, तो वहाँ पे डायरेक्ट इंसल्ट की जाएगी। जो ट्रांस गैस्ट्रिक जेजुनोस्टोमी है ये ओपन जो है मिलके जो सर्जरी है इसकी स्टोमक पे की जाती है, और लेकिन ये वहाँ से पास होके फिर जेजुनियम में जाके ओपन होती है, ठीक है। और इसकी जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक इन्फेक्शन हो सकता है, और फिस्टोला हो सकता है, मीन की लीकेज हो सकती है किसी तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन की फ्लूइड वगैरह के स्मॉल इंटेस्टाइन से या स्टोमक से। इन्फेक्शन हो सकता है, कोई अल्सर वगैरह क्रिएट हो सकता है, और इसके अलावा जो है मीन के लीकेज हो सकती है। इसकी मीन के सुराख जो हमने ऑपरेट किया गया है उसका ऑपरेट अगर सही नहीं हुआ या किसी तरह कोई इश्यू हुआ है तो फ्लूइड जो मौजूद होता है स्टोमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में वो लीक हो सकता है। तो ये इसके जो है ना साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मेरे ख्याल बहुत कुछ है, ये आज पढ़ाएंगे बाकी जो है इसे कल पढ़ेंगे। सर बस कर दिया हाँ। सर ये प्रॉब्लम जो अगर करती है इससे की नहीं है, लीकेज अल्सर इन्फेक्शन वगैरह।